Now it's visible. Now is it visible? Screen is not visible. Okay, just wait for a minute. Let me check what's the issue. No, Priya, I didn't share any question. आपको फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है क्या? पीडियाट्रिक एमसीक्यू क्लास ऑन सिंड्रोम्स ऐसा कुछ करके. ओके. नाउ नाउ इज इट विजिबल? ओके ओके ओके. So, welcome to LearnX Nursing. Today we will see class on syndromes, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक बच गया था. ठीक है. So, first question is a group of symptoms. क्या पूछा? Group of symptoms which consistently occur together or a condition characterized by a set of associated symptoms. आंसर्स पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं. Yes, everyone. आप लोगों ने सही आंसर दिया. It is syndrome only. ठीक है. देखिए, सिंड्रोम कभी भी पता है क्या, कैसे एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, लगातार वो सिम्टम उसमें प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज जो भी सिंड्रोम्स होते हैं वो स्पेशली बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं बच्चे में. ठीक है. अगर हम इन्फेक्शन की बात करते हैं, यू ऑल नो. ठीक है. देन डिजीज एंड सेप्सिस, जैसे डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं. डिजीज क्या है? एनी कंडीशन विच इम्पेयर्स हेल्थ और इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज हो रही है, कोई भी एल्ट्रेशन आ रहा है, कुछ भी इम्पेयरमेंट आ रहा है, तो उसको डिजीज बोलेंगे. देन व्हाट इज सेप्सिस? यस, डेफिनेटली इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होता है तभी पेशेंट सेप्टिसेमिया में या फिर सेप्सिस में जाता है. बहुत इजी क्वेश्चन था, बट बेसिक से स्टार्ट करना था हमको. ओके. So next question, the birth defect in neonate may be due to. बर्थ डिफेक्ट बच्चों में किस वजह से हो सकता है? क्रोमोसोम की वजह से, सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से, मल्टीफैक्टोरियल, या फिर ऑल ऑफ द अबव की वजह से? यस, अगेन यू ऑल आर करेक्ट. इट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. अब देखिए, जब बर्थ डिफेक्ट बच्चे में हो रहा है तो क्रोमोसोमल में, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि वही हमारा आज का मेन टॉपिक है. अगर हम सिंगल जीन डिसऑर्डर की बात करते तो सिंगल जीन डिसऑर्डर मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर जीन में डिफेक्ट आ गया है जिसके वजह से बेबी को बर्थ डिफेक्ट हो रहा है. देन वहीं पे अगर मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर मतलब बोल रहे हैं तो मल्टीपल जीन्स में डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है. अब हम क्रोमोसोमल जो है वो डिटेल में देखेंगे. सी, मेरा पेन वर्किंग नहीं है इसलिए मैंने आपको स्लाइड्स डाले हुए हैं. कहीं पे नहीं समझ में आए प्लीज आप मैसेज डालिए या फिर अनम्यूट होके क्वेश्चन कीजिए. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे? 23 पेयर्स. अगर पेयर्स में कहते हैं और सिर्फ नंबर में बोलते हैं तो टोटल 46 होते हैं. ठीक है. उसमें भी 23 पेयर्स, दैट इज 46 क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं. उसमें से ऑटोसोम कितने होते हैं? 44. और पेयर्स में बात करते हैं तो 22 पेयर्स. देन आता है एलोसोम्स, और यही एलोसोम्स को क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. ओके. देन वन पेयर होता है, दैट इज 2. यहां तक के क्लियर है? अब यहाँ पे एलोसोम्स में क्या क्या आ जाता है? एक आता है XX जो कि फीमेल को डिनोट करता है. ठीक है. और एक आता है XY जो कि मेल को डिनोट करते हैं. अगर आपको इतना याद रहा तभी आप सिंड्रोम्स तक जा पाएंगे. इतना क्लियर है सभी को? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46. पेयर्स में बात करें तो 23 पेयर्स. ठीक है. अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स है वो दो में डिवाइडेड है. एक है ऑटोसोम्स, ठीक है, जो कि 22 पेयर्स होती है 44 नंबर की. और एक है एलोसोम्स जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ, ओके रिकॉर्डिंग, थैंक यू स्नेहल. ठीक है. एलोसोम्स जो होते हैं, ओके अगेन आई एम रिपीटिंग, 23 पेयर्स, दैट इज टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं.
उसमें से जो ऑटोजोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं और नंबर में देखा जाए तो 44 होते हैं, ठीक है। देन एलोजोम्स जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है वो होते हैं 1 पेयर ओनली, सिंगल पेयर, जो कि 2 होते हैं। उसमें से एक होता है XX जो कि डिनोट करता है फीमेल को, ठीक है, और एक होता है XY जो डिनोट करता है मेल को, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? ओके, अब हम देखेंगे, देखिए जिस तरीके से हमने देखा एक ऑटोजोम्स है और एक एलोजोम्स, हमारे पीडियाट्रिक में या फिर ऐसा कहे जाए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए टोटल 5 सिंड्रोम्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं फ्रॉम पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें से 3 डिफेक्ट जो है ना वो ऑटोजोम्स के हैं, ठीक है। टोटल 3 डिफेक्ट, ये हमने अभी तक नॉर्मल की बात की, अब हम एबनॉर्मल की तरफ जाएंगे। टोटल 3 डिफेक्ट हमको ऑटोजोम के पढ़ने हैं और एलोजोम्स के जो है टोटल 2 डिफेक्ट पढ़ने हैं, ओके। सी अगर हम ऑटोजोम के डिफेक्ट बात करते हैं तो सी यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट इन 13th क्रोमोजोम, जो हमारा क्रोमोजोम नंबर 13 का पेयर है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइजोमी 13। ट्राइजोमी मतलब क्या है, ट्राइजोमी मीन्स क्या है, ट्राइजोमी इज अ सिंपल जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज 3 कॉपीज ऑफ अ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2। यूजुअली 2 क्रोमोसोम होते हैं बट ट्राइजोमी हो रही है, क्यों? क्योंकि डिफेक्ट हो रहा है कहाँ पे, 13th क्रोमोसोम में, जिसके वजह से इसका नाम क्या हुआ, ट्राइजोमी 13, जिसको क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। डिफेक्ट इन 13th क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं ट्राइजोमी 13 पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। देन आता है सेकंड, डिफेक्ट इन 18th क्रोमोसोम। अब जब 18 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें अगेन जैसे 2 क्रोमोसोम होते हैं तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ड क्रोमोसोम, ठीक है। और आता है डिफेक्ट इन 21st क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं ट्राइजोमी 21 एंड डाउन सिंड्रोम, एंड इट इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डाउन सिंड्रोम से पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, 13 18 21, सबसे छोटा 13, फिर 18, फिर 21। 21 सबसे ज्यादा बड़ा है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम के आते हैं। 18 उससे छोटा है तो एडवर्ड सिंड्रोम का हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन एक आधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिल जाता है, वो भी सिम्टम से। एंड 13 क्रोमोसोम पूछ सकते हैं, डिफेक्ट इन 13 क्रोमोसोम, तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ट्राइजोमी 13 इज ऑल्सो नोन एज इट्स पटाउ सिंड्रोम। क्वेश्चन घुमा फिरा के इतने में से ही आता है, तो आपको ट्राइजोमी कौन से नंबर क्रोमोसोम पे डिफेक्ट हो रहा है उसी से आपका नाम तो वैसे ही बन जाएगा, यस 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिफेक्ट हो गया, सो इसको हम बोलेंगे ट्राइजोमी 13, उसका दूसरा नाम है पटाउ सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर 18 पे डिफेक्ट हो गया, उसको हम कहेंगे ट्राइजोमी 18, जिसका दूसरा नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। देन डिफेक्ट हो गया 21st नंबर क्रोमोसोम पे, ट्राइजोमी 21, जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। 80 13 18 21 सबसे बड़ा कौन है, 21। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, डाउन सिंड्रोम के। सबसे ज्यादा सॉरी सबसे ज्यादा बच्चों में क्या दिखता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और ये कौन सा डिफेक्ट है, इट इज ऑटोजोम डिफेक्ट, जो कि हमारे 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 22 पेयर्स, उसका डिफेक्ट है, जिसमें 3 मेन डिफेक्ट है जो हमको पूछे जाते हैं। क्लियर है यहां तक के? ओके, ये सब हम जो अभी एक आउटलाइन पढ़ रहे हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज, इनके ना यूजुअली सिर्फ फीचर्स पर ही क्वेश्चन आता है, ओके। देन आते हैं एलोसोम्स डिफेक्ट, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट। उसमें देखिए अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये फर्स्ट है, मैंने बात की थी आपसे कि एक होता है फीमेल और एक होता है मेल का, ठीक है। टोटल 1 पेयर होती है एंड 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक्स एक्स किसको डिनोट करता है, फीमेल को, ठीक है। अब एलोसोम्स के साथ में हमारे 44 ऑटोसोम्स भी आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 44 प्लस अगर सॉरी इफ हमने एक्स एक्स प्लस 44 किया तो हमारा नॉर्मली कितना आना चाहिए, 46, ठीक है। और 46 हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी है।
लेकिन यहाँ क्या होता है, इफ वन एक्स इज एब्सेंट, जो फीमेल क्रोमोसोम है एक्स एक्स, उसमें से एक एक्स जो है वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, प्लस 44 हमारे जो ऑटोसोम्स थे, तो यहाँ पे कितना हो गया 45 क्रोमोसोम, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो फीमेल, यस इट इज टर्नर सिंड्रोम। स्किन विजिबल है ना सभी को? ओके, देखिए मैंने ना इसको मेरे लैंग्वेज में मैं जितना इजी कर सकती थी उतना इजी मैंने ये पीपीटी को फॉर्म किया है, ताकि आप लोग एक बार अगर सिंपली बिना समझाए भी रीडिंग करेंगे ना, तो आपको फट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इफ वन एक्स इज एब्सेंट, फर्स्ट हम देख रहे हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम कब होता है, जब एक्स एक्स जो था एलोसोम प्लस 44 ऑटोसोम, 44 वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोसोमल डिफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे एलोसोम्स में डिफेक्ट होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट होता है। तो जहां पे कि दो फीमेल एक्स हॉर्मोन क्रोमोसोम्स बन रहे थे, उसमें से एक एक एब्सेंट हो जाएगा, तो टोटल क्रोमोसोम 46 की जगह कितने बन जाएंगे, 45, जिसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। अब यहीं से एक और चीज आपको क्लियर ध्यान रखने के लिए, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम हो रहा है, मतलब फीमेल कैरेक्टरिस्टिक कम हो रही है। तो टर्नर सिंड्रोम में पता है हमको हमेशा एक ही चीज देखने मिलेगी, जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, फिजिकली और सेक्सुअल, वो उसमें डेफिशिएंट रहेंगे कभी भी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्लियर हुआ इतना, कि टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है, उसमें एक एक्स जो एलोसोम्स का है वो एब्सेंट हो जाएगा, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 45, विच इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेफिशिएंट दिखेंगे, कम दिखेंगे, ओके। अब हम आते हैं सेकेंड पे, सी, एक्स वाई किसको डिनोट करता था, मेल को, ठीक है, एलोसोम्स प्लस 44 ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स वैसे के वैसे रहेंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एलोसोम्स डिफेक्ट। इफ वन एक्स इज एक्स्ट्रा प्रेजेंट, टर्नर में क्या हो रहा था, एक एक्स कम हो गया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स बढ़ गया है, तो यहाँ पे जो कि 46 हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा ना, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे मेल कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा ना फीमेल कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, सिंपल है। टर्नर में एक एक्स कम हुआ, इसलिए उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो गया, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक उस मेल में ज्यादा दिखेंगे। क्लियर हुआ टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम? कंसेप्ट समझा एटलीस्ट की कहां पे क्या गड़बड़ होने से ये वाले सिंड्रोम होते हैं? पक्का एवरीवन क्लियर? ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द बर्थ डिफेक्ट इन नियोनेट मे बी ड्यू टू, यस, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज जो अभी हमने देखी, सिंगल जीन डिसऑर्डर, यस, अगर एक जीन में भी प्रॉब्लम है तो वो बर्थ डिफेक्ट कॉज करेगा, एंड मल्टीफैक्टोरियल दैट इज मल्टी जीन डिसऑर्डर, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, our next question, genetic disorders are classified under following genetic disorder, under genetic disorders are following, genetic disorders जो है इन चारों के अंदर में क्लासिफाई किया जाता है एक्सेप्ट वन। फर्स्ट है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है, देन है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, यूनिफैक्टोरियल डिजीज एंड मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। आंसर्स कीजिए। Very good. Everyone has given wrong answer.
इसका आंसर सी नहीं है। इसीलिए पता है मैंने आपको जस्ट उस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यही डाला। प्रज्वल एंड मीनाक्षी, यू आर गोइंग करेक्ट, इट्स जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, देखिए जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज नाम की ना कोई चीज ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ऑलरेडी उसको बता दिया है कि इसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको एक जेनेटिक सिंड्रोम है, तो वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के अंडर कैसे क्लासिफाई होगा? इट कांट बी। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्लासिफाई होगा। ठीक है, अभी हमने यही थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन था नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में। यूनिफैक्टोरियल डिजीज, अगेन इट्स अ सिंगल जीन डिसऑर्डर। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, अगेन इट्स अ मल्टी जीन डिसऑर्डर। क्वेश्चन इजी था, बट आप लोग सिर्फ ये जो एक वर्ड यहाँ पे चेंज हुआ है ना, एबनॉर्मलिटीज, इसके वजह से आप लोगों ने सबने सी को आंसर किया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जीन की जगह मैंने यूनिफैक्टोरियल दे दिया। ठीक है, क्लियर हुआ कि कैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होगा। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यूनिफैक्टोरियल और सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज और मल्टी जीन डिसऑर्डर, these all are comes under genetic disorders which are classified under genetic disorders. ठीक है, क्लियर है? जस्ट वेट फॉर 2 minutes. Okay, see, next question, best method for chromosomal study. ऑप्शन है हमारे पास पेडिग्री, कैरियोटाइपिंग, साइटोजेनेटिक एंड ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहली चीज, बेस्ट मेथड फॉर क्रोमोसोमल स्टडी पूछा है। बेस्ट कभी कोई भी ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, तो यहां से ना आपका एक ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। अब इन तीनों में से बेस्ट मेथड फॉर क्रोमोसोमल स्टडी क्या होगा? अंजलि, पेडिग्री कैसे होगा? वी आर आस्किंग बेस्ट मेथड फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज किसके अंदर आती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है? कौन सा टेस्ट करते हैं? मीनाक्षी सेइंग सी। ओके, जिन्होंने भी बी आंसर किया है, डेट इज कैरियोटाइपिंग, यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके, कैरियोटाइपिंग, इसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, तो अभी यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि कैरियोटाइपिंग में क्या किया जाता है। क्रोमोसोम्स को एनालाइज किया जाता है कि ये क्रोमोसोम्स बराबर से जितने 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बच्चों में होने चाहिए बाय बर्थ, वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, टेस्ट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर है क्या। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स में कैसा होता है ना, उसके दो पार्ट्स भी होते हैं। एक शॉर्ट आर्म होता है, ठीक है, एक लॉन्ग आर्म होता है। तो ये शॉर्ट आर्म जो है वो प्रॉपरली डेवलप हुआ है कि नहीं, लॉन्ग आर्म प्रॉपरली डेवलप हुआ है कि नहीं, शॉर्ट आर्म से कहीं हाफ पार्ट गायब तो नहीं है, ये सारा चीज जो है कैरियोटाइपिंग की स्टडी में आता है। ठीक है, क्रोमोसोम एनालिसिस टेस्ट। देन ये कौन सा टाइप का टेस्ट है? साइटोजेनेटिक टेस्ट। साइटोजेनेटिक्स मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। सिंपल, इट इज अ स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो कैरियोटाइपिंग कैसा टाइप का टेस्ट है? इट इज अ साइटोजेनेटिक टेस्ट। अगर आपको ऑप्शन में, देखिए जिन्होंने भी सी आंसर दिया था, यहां अगर कैरियोटाइपिंग और साइटोजेनेटिक एक साथ दिया है, तो यहाँ पे जो बेस्ट मेथड भी पूछा गया, तो कैरियोटाइपिंग विल बी द करेक्ट आंसर। इफ कैरियोटाइपिंग नहीं देते और वहां पे कुछ और दिया जाता, तो आपका साइटोजेनेटिक जो है वो आंसर करेक्ट होता। ठीक है, अगर आपका कैरियोटाइपिंग नहीं देते ऑप्शन में, अगर कैरियोटाइपिंग नहीं होता और यहाँ पे समझो कि कोई भी और कोई भी ब्लड टेस्ट अगर यहाँ पे सिंपली दे दिया जाता, ठीक है,
ब्लड टेस्ट दे दिया जाता, तो साइटोजेनेटिक जो है, साइटोजेनेटिक आपका करेक्ट आंसर होता। ओके, बट अगर साइटोजेनेटिक और कैरियोटाइपिंग एक साथ दिया तो कैरियोटाइपिंग विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज कैरियोटाइपिंग जेनेटिक स्टडीज के लिए या फिर हमारे क्रोमोसोमल स्टडीज के लिए, क्रोमोसोम्स को एनालाइज करने के लिए बेस्ट मेथड है साइटोजेनेटिक टेस्ट, एंड इट इज द स्पेसिफिक, दिस कैरियोटाइपिंग इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस टेस्ट। ओके, देन पर्पस क्यों करते हैं? टू चेक क्रोमोसोम्स फॉर जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी, एज आई ऑलरेडी सेड। देन सैंपल टाइप ब्लड सैंपल से भी जा सकता है, बोन मैरो से भी जा सकता है, और अदर टिश्यू सैंपल से भी। ठीक है, प्रिपरेशन कैसा रहता है? नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, एज सच कोई प्रिपरेशन हमको करने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग की भी जरूरत नहीं है, एनबीएम रखने की जरूरत नहीं है। जेंडर, कोई भी जेंडर का हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं। एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप में कैरियोटाइपिंग किया जा सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है कि हमको करना ही है उसी एज में। देन नॉर्मल वैल्यू ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम, एंड द लास्ट थिंग इज रिपोर्टिंग टाइम। हम रिपोर्ट टाइम कब तक के इसका रिपोर्ट हमको मिल जाता है? दैट इज इन 1 to 2 weeks। देखिए अगेन रिपीट करती हूँ, कैरियोटाइपिंग इट इज अ क्रोमोसोम एनालिसिस टेस्ट भी इसको कहा जाता है, एंड इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द क्रोमोसोमल स्टडीज। ये कैसा टाइप का टेस्ट है? इट इज अ साइटोजेनेटिक टेस्ट। साइटोजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? अ स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। देन पर्पस क्या होता है इसका? टू चेक द क्रोमोसोम्स फॉर एनी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी। सैंपल किस तरीके से हम सैंपल ले सकते हैं? ब्लड भी ले सकते हैं, बोन मैरो भी ले सकते हैं, और अदर टिश्यू सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं फॉर कैरियोटाइपिंग। ठीक है, कुछ एज सच प्रिपरेशन, फास्टिंग, ये सब हमको जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट टू डू। जेंडर, कोई भी एज ग्रुप या फिर कोई भी जेंडर, मेल फीमेल, उनका हम लोग सैंपल्स ले सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46, एंड रिपोर्ट टाइम 1 to 2 weeks के अंदर हमको इसका रिपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, कैरियोटाइपिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, देन देखिए ये पेडिग्री चार्ट जो है ना, यूजुअली हमको कहाँ पता चलता है? लाइक सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ठीक है, मदर को था, सॉरी फादर को था, फीमेल कैरियर थी, उस समय पे जो है ना हम ये पेडिग्री चार्ट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके का रहता है। देन साइटोजेनेटिक्स अगेन इट इज अ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड इट्स एब्नॉर्मलिटीज, अल्टरेशन इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर। पूरी तरीके से क्रोमोसोम्स का जो स्टडी होता है उसको हम कहते हैं साइटोजेनेटिक्स। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी 1 minute। Okay, our next question is: a couple has a 2 years old child with cystic fibrosis. When planning their next pregnancy, the couple should undergo. Yes, obvious. Cystic fibrosis कैसी condition है? Cystic fibrosis already we had studied. Cystic fibrosis एक autosomal recessive disorder है, ठीक है? Obviously it is a chromosomal disorder आता है, तो yes, autosomal recessive अंजलि, yes, and chromosomal disorder है, ठीक है? 7th लॉन्ग आर्म, जो क्रोमोसोम नंबर 7 होता है उसकी जो लॉन्ग आर्म होती है उसपे डिफेक्ट होता है, और CFTR जीन की डेफिशिएंसी होती है। तो नेक्स्ट बेबी में ऐसा सब कुछ ना हो, ऑटोसोम रिसेसिव कंडीशन, क्रोमोसोमल की कुछ भी एबनॉर्मलिटीज ना हो, इसलिए हम ऐसे कपल्स की, ऐसे जो पेरेंट्स रहेंगे उनकी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंडीशंस जो है वो जेनेटिक कंडीशंस आते हैं, ठीक है? एंड इफ दे आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके।
Then our next question, which condition is associated with Down syndrome? Yes, it's ट्राइसोमी 21. ये मैंने आपको पहली स्लाइड में आउटलाइन के इसमें बता दिया था. ठीक है, ट्राइसोमी 18 हमारा एडवर्ड सिंड्रोम है. डिसलोकेशंस कोई सिंड्रोम नहीं क्रिएट करता. मोसैकिज्म क्या है? एनीवन नोस? जिन्होंने भी साइकेट्रिक पढ़ा होगा, व्हाट इज मोसैकिज्म? साइकेट्रिक के क्लासेस हुए हैं ना आपकी, एमसीक्यूज क्लासेस भी. सो व्हाट इज मोसैकिज्म? एनीवन? मोसैकिज्म क्या है? मोसैकिज्म इज एन साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डिसऑर्डर. ठीक है, मोसैकिज्म इज अ साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डिसऑर्डर. सी, अब हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम के ऊपर जो है ना, स्पेशली क्वेश्चन एक तो सिम्टम से आएगा, या फिर कौन सा टेस्ट करना है. ठीक है, मींस कौन सा स्क्रीनिंग करना है व्हेन बेबी इज इन द मदर्स वूम. ठीक है, अगर हम कॉमन फिजिकल साइंस देखते हैं, एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम, जैसे नाम में दिया है डाउन, तो यहाँ पे है ना सब कुछ कम कम होता है. ठीक है, सब कुछ ना आपको डाउन डाउन ही दिखेगा. ठीक है, सारे ही चीजें डाउन दिखेगी. जैसे कि देखिए, डिक्रीज मसल टोन एट बर्थ. ठीक है, जो मसल्स की टोन है, टोनिसिटी है, वो कम हो जाएगी. ठीक है, जो नोज है वो चपटी नोज जिसको बोलते हैं, फ्लैटेंड नोज दिखाई देगी. ठीक है, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज, आंखें जो है ऊपर की तरफ दिखाई देगी. ठीक है, देन स्मॉल ईयर्स रहेंगे, स्मॉल माउथ, छोटा मुंह रहेगा, वाइड शॉर्ट हैंड्स विथ शॉर्ट फिंगर्स. ठीक है, सेपरेटेड जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल. ठीक है, जो स्कल है उसके जो जॉइंट्स है, ठीक है, वो भी कैसे सेपरेटेड रहेंगे. ठीक है, सिंगल क्रीज इन द पाम ऑफ द हैंड, जो बच्चे का हाथ रहेगा उसमें एक सिंगल क्रीज दिखाई देगा. ठीक है, व्हाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई है वहां पे व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे. सिंपल सी चीज है कि जो डाउन सिंड्रोम का बेबी है ना, वो दूर से ही पता चल जाता है कि नहीं, ही इज एन डाउन सिंड्रोम, जिन्होंने भी देखा होगा. ठीक है, वाइडली सेपरेटेड फीस्ट एंड सेकेंड टो एंड इंक्रीज की इंक्रीजेस. देखो टोज में क्या होता है ना, ये फिंगर और टोज के बीच में ना जो गैप है ना, वो भी बढ़ा हुआ होता है. ठीक है, फ्लैटेंड नोज एंड फेस, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज रहेंगी. एंड ये सब कुछ मैंने आपको पहले कम कम वाला दिखाया, छोटा छोटा. देन एक्सेस स्किन एट द नेप ऑफ द नेक. मींस क्या है, ये जो नेक है यहाँ पे ना काफी सारा मांस दिखता है, जिसकी वजह से ना स्किन फोल्डिंग जो होती है नेक के पास में, वो ज्यादा दिखेगी, जिसको बोलते हैं एक्सेस स्किन एट द नेप ऑफ द नेक. आपको सारे ही सिंड्रोम्स के सिम्टम्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स पे क्वेश्चन आता है. ओके, देन और कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? डाउन सिंड्रोम को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मैंगोलियन सिंड्रोम. ठीक है, डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैंगोलियन सिंड्रोम. देन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम. देखिए, अगर हमको डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीनिंग करना है ना, इट ऑलवेज MSAFP. यस, प्लीज फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज MSAFP? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम वाले बेबी के लिए. Yes, it is alpha fetoprotein, but it is not only alpha fetoprotein, it is maternal serum alpha fetoprotein. Okay, ये ऐसा ऑप्शन में MSAFP दे दिया ना, तो घबराना नहीं है. इट इज मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन. ओके, याद रखिएगा, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है डाउन सिंड्रोम में, और इंक्रीज होता है इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ठीक है, इट इज इंक्रीज इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ओके, एंड मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन कम किस में होता है? डाउन सिंड्रोम में. ओके, अल्फा फिटोप्रोटीन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या तो ओबीजी में पूछ लेंगे, या फिर हो सकता है कि सिंड्रोम्स के रूप में पीडियाट्रिक्स में पूछ ले. देन रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम इज,
सबसे ज्यादा रिस्क बच्चे को डाउन सिंड्रोम का कब होता है? इंक्रीज मैटरनल एज। मदर का जितना बड़ा एज होगा, यूजुअली तो ऐसा है कि जितने भी मदर्स आफ्टर 30 कंसीव करते हैं, जितने भी फीमेल्स आफ्टर 30 कंसीव करते हैं, दे आर ऑलवेज हैव हाई रिस्क। बट कौन सी प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ? फर्स्ट प्रेगनेंसी। इफ फर्स्ट प्रेगनेंसी इज कंसीविंग आफ्टर 30 years of age group, there are higher chances of getting genetic abnormalities। कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलता ही है, ठीक है। So risk of having a child with Down syndrome is increases with increase in maternal age. Then, when performing a physical assessment of a newborn with Down syndrome, the nurse will get abnormal heart sound. डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो मोस्ट कॉमनली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स बेबी में कॉज करता है, ठीक है। अब वो कौन सा कॉज करता है, डेट वी विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स। सो डाउन सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी 21 है, ऑल्सो कॉल्ड एज मंगोलियन सिंड्रोम। इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर कोई भी ट्राइमेस्टर में अगर हम डाउन सिंड्रोम के लिए, देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने आपको घुमाने के लिए लिखा हुआ है, ओके। अगर हम डाउन सिंड्रोम के बेबी के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कहीं इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, तो वहां पे हम लोग मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करेंगे, जिसके लेवल्स हमेशा डाउन दिखेंगे, ठीक है। एंड इंक्रीज कहाँ होते हैं? इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। देन रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम इज, कब सबसे ज्यादा चांसेस है? व्हेन मदर हैविंग इंक्रीज्ड मैटरनल एज। जितना ज्यादा मैटरनल एज बढ़ा हुआ होगा, उतना ज्यादा बच्चे को हायर रिस्क होता है डाउन सिंड्रोम का। देन व्हेन परफॉर्मिंग अ फिजिकल असेसमेंट, अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमको एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स दिखेंगे, ठीक है। 140 to 160 जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, वो हमको एबनॉर्मल दिखेगा, ठीक है। एक बार फिर से इनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर अ रिवीजन। कॉमन फिजिकल साइंस जो हमको बच्चे में दिखते हैं फॉर डाउन सिंड्रोम: डिक्रीज्ड मसल टोन एट बर्थ, एक्सेस स्किन एट नेप ऑफ द नेक, जिसको वेब नेक भी बोलते हैं, फ्लैटेंड नोज, चपटा हुआ नोज रहेगा, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज रहेंगी, छोटे कान रहेंगे, छोटा मुंह रहेगा, ठीक है, छोटे छोटे हाथ रहेंगे, छोटे फिंगर्स रहेंगे और ऐसे फैले हुए फिंगर्स रहेंगे, ठीक है, सिंगल क्रीज रहेगा। और जो जॉइंट्स होते हैं स्कल के बीच में बोन्स के, वो भी जो है वो सेपरेटेड रहेंगे, दूर दूर, सिंगल क्रीज, ऑलरेडी आई टोल्ड, व्हाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। सो डाउन सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आया डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम में जो हमने सिम्टम्स देखे हैं और जो नेक्स्ट स्लाइड में देखा है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए वही वाले पॉइंट्स जो है मैंने आपके कवर करवाए हैं। एनीथिंग डाउन सिंड्रोम के रिलेटेड पूछना चाहते हैं आप, या फिर ऐसा जो नहीं समझा हो? पक्का क्लियर है? ओके। देन मोस्ट कॉमन हार्ट लीजन इन डाउन सिंड्रोम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस है: एंडोकार्डियल क्यूशन डिफेक्ट, एएसडी विद ऑस्टियम सेकेंडम, वीएसडी एंड कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। आंसर्स पुट कीजिए आप लोग। Rest of the students also please answer the question. जिन्होंने भी वीएसडी दिया है,
इसके पहले ही वाले क्लास में मैंने इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में बताया था कि वीएसडी किसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया या फिर इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर में। ठीक है, तो वीएसडी इसका आंसर नहीं है। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है वो दूसरे सिंड्रोम में होता है। देन एएसडी विथ ऑस्टियम सेकेंडम, देखिए एएसडी जो है, यस, मोस्ट कॉमन हार्ट लीजन इन डाउन सिंड्रोम इज एएसडी। एएसडी तो होता है लेकिन ऑस्टियम सेकेंडम नहीं होता, ठीक है। एएसडी विथ ऑस्टियम सेकेंडम कभी भी नहीं होता, एएसडी विथ ऑस्टियम प्राइमम होता है। अगर आप लोगों को फीटल सर्कुलेशन अच्छे से याद होगा तो आपको है ना ये ऑस्टियम सेकेंडम, ऑस्टियम प्राइमम ये भी याद होगा, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या फिर एएसडी, इट इज द मोस्ट कॉमन हार्ट लीजन इन द डाउन सिंड्रोम। सबसे ज्यादा एएसडी ही कॉज करता है, बट इट नेवर बी ऑस्टियम सेकेंडम। एएसडी कॉज करेगा विथ ऑस्टियम प्राइमम, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, जो कि सिर्फ एक ही जन ने दिया था। जस्ट वेट, मंजुला हैज गिवन ए आंसर, गुड मंजुला, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। अब ये एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट क्या होता है ना, देखिए ये हमारा नॉर्मल हार्ट हो गया। अब एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट में क्या होगा ना कि जो हमारा एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिया है, ये वाला जो एरिया है एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिया, ये जो है यहाँ पे कुछ भी फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल और एट्रियो वेंट्रिकुलर डिफेक्ट भी इसको कहा जाता है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन क्या कॉज करता है, एएसडी, वो भी ऑस्टियम प्राइमम। ऑस्टियम प्राइमम में क्या होता है, ये जो लोअर एरिया है दिस, ये जो एरिया है यहाँ पे होता है एएसडी, ठीक है। और एएसडी विथ ऑस्टियम सेकेंडम क्या होता है, सेंटर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में होगा, यहाँ पे सेंटर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टल, सेंट्रल पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम में जो होता है दैट इज ऑस्टियम सेकेंडम, जो कि डाउन सिंड्रोम में नहीं होता है। देन डाउन सिंड्रोम में कौन सा वाला एएसडी होता है, एएसडी विथ ऑस्टियम प्राइमम। ऑस्टियम प्राइमम कहाँ पे होता है, इट इज एट द लोअर साइड, ठीक है, जहां पे हमारे ये वैल्व्स होते हैं ना, वहां के नियर बाय एरिया में जो डिफेक्ट होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विथ ऑस्टियम प्राइमम, वो हमको डाउन सिंड्रोम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। See, endocardial cushion defect also called as atrioventricular septal defect or atrioventricular canal defect, deficiency of atrial ventricular septal defect. Sorry, यहाँ पे ना एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम आएगा, सॉरी। अब तो जो दो एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम है और दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो वहां पे नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। डाउन सिंड्रोम में सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन देखने के लिए मिलती है, कौन सा मोस्ट कॉमन हार्ट लीजन है, दैट इज एएसडी। कौन सा टाइप ऑफ एएसडी, दैट इज ऑस्टियम प्राइमम। ऑस्टियम प्राइमम कहाँ होता है, जो हमारे वेल्व्स होते हैं, मिट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, वहां के थोड़ा सा पास में, मतलब एट्रियल ही है, एट्रियल सेप्टम में ही एकदम लोअर पार्ट में होगा, ठीक है, जिसमें थोड़े से जो ना वो वेल्व्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो एएसडी इन डाउन सिंड्रोम कौन सा रहता है, ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम नहीं रहेगा। आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए कैसा दिया गया है, देखिए एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट जिसके अंदर पूरा का पूरा कंडीशन आ जाएगा, जिसमें एट्रियल सेप्टम भी आता है और वेंट्रिकुलर सेप्टम भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे एएसडी विद ऑस्टियम सेकेंडम दे दिया, यहाँ पे कोई भी मींस कंफ्यूज हो जाएगा ना, बिकॉज वी ऑल नोस कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या है, एएसडी। बट कौन सा वाला एएसडी, एएसडी विथ ऑस्टियम प्राइमम। क्लियर है, समझ में आया। ओके, देन क्रोमोसोम पैटर्न इन एडवर्ड सिंड्रोम।
यस, इट इज ट्राइसोमी 18। देखिए ट्राइसोमी 18 में क्या होता है, किडनी, हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैलफॉर्मेशन, सारा ही चीजें इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियसली इट इज अ सिंड्रोम, सो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखेंगे। देन मैनी डाई इन यूट्रो, हाफ ऑफ दोज बोर्न डोंट सर्वाइव पास्ट फर्स्ट वीक। यूजुअली तो ऐसा होता है ना कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही एडवर्ड सिंड्रोम वाले बेबीज की डेथ हो जाती है, ठीक है। बट कुछ बच्चे जो एडवर्ड सिंड्रोम के साथ बॉर्न हो भी जाते हैं, वो भी 1 वीक से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। देन कैन बी डायग्नोज इन यूट्रो वाया अल्ट्रासाउंड एंड मैटरनल सीरम मार्कर्स लाइक अल्फा फिटोप्रोटीन। सभी के लिए अल्फा फिटोप्रोटीन सिंड्रोम्स के लिए यूजुअली किया ही जाता है, ठीक है। देन एडवर्ड सिंड्रोम में भी सिम्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कैसा रहेगा, स्मॉल माउथ रहेगा, स्मॉल जॉ रहेगा, ठीक है, उसको माइक्रोगैंथिया कहते हैं। आगे एक स्लाइड में मैंने लिखा है, वहां पे मैं दिखाती हूँ। स्मॉल जॉ रहेगा, छोटा सा जॉ रहेगा, शॉर्ट नेक रहेगी, ठीक है, नेक के बीच में जो है वो ज्यादा का गैप हमको नहीं दिखाई देगा। देन शील्ड चेस्ट रहेगी। शील्ड क्या होता है, प्रोटेक्टिव, जैसे देखिए एकदम उभरा हुआ जो है इसका चेस्ट दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट एंड प्रोमिनेंट स्टर्नम, स्टर्नम जो है वो बहुत ही छोटा सा है, ओके। एंड वाइड सेट निपल्स, जो निपल्स है वो बहुत ही दूर दूर है, ठीक है। देन डिस्प्लास्टिक और मैलफॉर्म्ड ईयर, ये देखिए अगर आपको ईयर्स दिख रहे होंगे, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आप अगर पिक्चर याद रखेंगे ना, तो ट्राइसोमी 18 क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम, उसमें क्या क्या होता है वो आपको अच्छे से याद रहेगा। डिस्प्लास्टिक और मैलफॉर्म्ड ईयर्स, ईयर्स जो यूजुअली फॉर्म होने चाहिए वो नहीं होंगे एंड दे विल बी मैलफॉर्म, शॉर्ट ईयर्स रहेंगे। देन क्लेंच्ड हैंड्स विथ ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स, एक दूसरे के ऊपर फिंगर्स और क्लेंच्ड, ठीक है, बंधे ही रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। देन ऑसिपुट और बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज प्रोमिनेंट, ठीक है, जो ऑसिपुट है वो पूरा का पूरा ऐसे प्रोमिनेंट की तरह दिखेगा, ओके। देन फ्लेक्स्ड बिग टो एंड प्रोमिनेंट हिल्स, इसको एक और चीज हम बोलते हैं रॉकर बॉटम फीट, ओके। तीन मेन सिम्टम्स इसमें आते हैं। एक आता है रॉकर बॉटम फीट, जिसको कहते हैं फ्लेक्स्ड बिग टोज, फ्लेक्स्ड रहेंगे, बड़ा टो रहेगा, और जो हील्स है वो प्रोमिनेंट रहेंगे, जिसको बोलते हैं रॉकर बॉटम फीट, ओके। देन क्लेंच्ड हैंड्स विथ ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर, अगेन दिस इज स्टार मार्क, एंड ऑसिपुट और बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज प्रोमिनेंट, ठीक है। ये तीनों सिम्टम्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन 1 वीक से ज्यादा बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। मोस्ट कॉमनली तो यूटेराइन लाइफ में ही बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो तीन मेन सिम्टम्स है वो क्या है, एक तो है रॉकर फीट, रॉकर बॉटम फीट, ओके, जिसमें क्या होता है फ्लेक्स्ड बीक टोज एंड प्रोमिनेंट हील्स, देन क्लेंच्ड हैंड्स विथ ओवरलैपिंग फिंगर्स, एंड ऑसिपुट और बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज प्रोमिनेंट। सो एडवर्ड सिंड्रोम भी याद रहेगा अच्छे से। दो चीजें आपको ज्यादा याद रखनी है, तो उसके तीनों मेन सिम्टम्स, इस पिक्चर को अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है। देन बाय बर्थ ही जो है बेबी डेथ, इंट्रायूटेराइन ही डेथ हो जाएगी, और अगर एडवर्ड सिंड्रोम का बच्चे ने जन्म ले भी लिया है तो भी वो 1 वीक से ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्रोमोसोम पैटर्न इन पटाउ सिंड्रोम। यस, इट इज ट्राइसोमी 13। अब देखिए डाउन सिंड्रोम, हम पटाउ सिंड्रोम की तरफ तभी जाएंगे। आप मुझे बताइए डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम क्लियर हुआ अच्छे से, डिफरेंसेस समझ में आए, किस किस में क्या क्या यूनिकनेस हमको याद रखना है, क्लियर है, ओके okay. सी, अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, देखिए डाउन सिंड्रोम क्या कर रहा था, हार्ट पे डिफेक्ट कर रहा था, मोस्ट कॉमनली एएसडी पे, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम किस पर डिफेक्ट कर रहा था, किस पर डिफेक्ट कर रहा था एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम जो है यूजुअली ऑसिपुट, फिंगर्स एंड लेग्स पे,
ठीक है, वही 3 मेन सिम्टम्स है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ये हमको यूजुअली दिखाई देता है पटाउ सिंड्रोम में। ठीक है, ट्राइसोमी 13 में जो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। ठीक है, क्लेंच्ड हैंड्स, अगेन वही जो मुट्ठी बांध के रहते हैं बच्चे। ठीक है, विदाउट विथ आउटर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द इनर फिंगर्स लाइक दिस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो आउटर फिंगर्स, सॉरी, विथ आउटर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द इनर फिंगर्स, ये इस तरीके से देखिए। ठीक है, देन क्लोज सेट आईज, आईज में एक्चुअली फ्यूज टुगेदर इनटू वन। देखिए, ये जो आईज हमारी कैसे होती है, 2 आंखें होती है, पर इस कंडीशन में कैसा होगा ना, दोनों फ्यूज हो जाएगी और लास्ट में ना एक ही आई दिखेगा। ठीक है, सो ये भी किसमें दिखता है, पटाउ सिंड्रोम में। ओके, देन अगेन यहाँ पे मसल टोन कैसी रहेगी, डिक्रीज रहेगी। एक्स्ट्रा फिंगर और एक्स्ट्रा टोज आ सकते हैं। होल स्प्लिट और क्लेफ्ट इन द आईरीज। एक तो इसमें देखिए, आप सीधी सी चीज ध्यान सकते हैं, सबसे ज्यादा डिफेक्ट यहाँ पे ना माउथ में दिखेगा, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट दिख रहा है, आईज में डिफेक्ट दिखेगा। ठीक है, देन लो सेट ईयर्स, झुके हुए और छोटे छोटे कान रहेंगे। देन मेंटल रिटार्डेशन, इन बच्चों में सीवियरली मेंटल रिटार्डेशन होने के हाइयर रिस्क और हाइयर चांसेस होते हैं। ठीक है, स्काल्प डिफेक्ट इसमें दिखेगा, मिसिंग स्किन, स्किन नहीं रहेगी स्काल्प की। ठीक है, स्मॉल आईज रहेंगे, स्मॉल हेड एंड स्मॉल लोअर जो। ओवरऑल आपको सारे सिम्टम्स देखने से क्लियर हो रहा होगा कि पटाउ सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, फेशियल, माउथ, पूरा का पूरा फेशियल अगर हम बोलेंगे तो सबसे ज्यादा सिम्टम्स पटाउ सिंड्रोम में दिखेंगे। क्या क्या दिखता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लोज सेट आईज, मतलब कि इतने पास पास में आंखें रहेगी, और किसी किसी में तो ऐसा भी होता है कि दोनों आंखें मिलकर सिर्फ एक ही आंख वाला बच्चा रहेगा। ठीक है, देन लो सेट ईयर्स रहेंगे, स्काल्प डिफेक्ट हो सकता है, स्काल्प की स्किन मिसिंग हो सकती है, छोटी आंखें रहेगी, स्मॉल हेड, इट इज माइक्रोसेफेली रहेगा, स्मॉलर स्मॉल लोअर जॉ रहेगा जिसको माइक्रोगेंथिया कहते हैं, दैट इज। ठीक है, स्मॉल लोअर जॉ, दैट इज माइक्रोगेंथिया। और क्या रह गया था इसमें, एक्स्ट्रा फिंगर और टोज भी आ सकते हैं, बट आपको सबसे ज्यादा क्या रखना है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एंड मेंटल रिटार्डेशन सीवियरली जो है पटाउ सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 13 वाले बच्चों में दिखता है। ठीक है, मेघा, अंजलि, एलिशिबा, दे आर सेइंग कि दे सॉ दैट काइंड ऑफ बेबी, फिर तो कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो पटाउ सिंड्रोम समझ में आया। सभी सिंड्रोम्स के सिम्टम्स, उनके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्या है सारे सिंड्रोम्स में, देखिए वो किसके वजह से हो रहे हैं, ऑटोसोमल डिफेक्ट है कि एलोसोमल डिफेक्ट है। सबसे फर्स्ट थिंग हमारा बेसिक वहीं से स्टार्ट होगा। एलोसोमल, सॉरी, ऑटोसोमल डिफेक्ट है कि एलोसोमल। अगर ऑटोसोमल डिफेक्ट है तो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे उसका डिफेक्ट है, जिस नंबर पे डिफेक्ट है वो उसी की ट्राइसोमी हो जाएगी। ठीक है, वहां पे फिर जो भी हमारा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या कॉज किस पे ज्यादा इफेक्ट करता है, हार्ट में। हार्ट में कौन सी जगह पे, एएसडी में। एएसडी के भी कौन सी जगह में, दैट इज ऑस्टियम प्राइमम पे, जिसको दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट उसमें मोस्ट कॉमनली होता है। अल्फा मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन से हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग सारे ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को टेस्ट करने के लिए बेस्ट मेथड है। देन अगर हम, एक और चीज थी, डाउन सिंड्रोम के हमने सारे फीचर्स देखे, तो सब कुछ उसमें डाउन डाउन ही रहता है। ठीक है, अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो भी डाउन ही रहेगा। ठीक है, छोटे कान रहेंगे, छोटा सा उसका फेस रहेगा, लेकिन चपटा फेस रहेगा। ठीक है, छोटी नोज रहेंगी, छोटे आंखें रहेंगे, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर डाउन सिंड्रोम। देन हमारा एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। एक तो वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही डेथ हो जाएगी बेबी की। अदरवाइज अगर उसने बॉर्न हो भी गया वो बेबी, तो भी वो 1 वीक से ज्यादा जी नहीं सकता है। ठीक है, सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है एडवर्ड सिंड्रोम का, डेट इज ट्राइसोमी 18 का। उसमें क्या है, ऑसिपुट प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, स्टर्नम छोटा होता है, और जो चेस्ट है वो एकदम शिल्डेड टाइप रहता है। उसके 3 मेन अगर हम सिम्टम्स की बात करते तो होता है ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स, क्लेंच फिंगर्स रहते हैं, ऑसिपुट प्रोमिनेंट होता है,
और रॉकर बॉटम फीट हमको दिखाई देता है, जो टोज है वो फ्लेक्स्ड और बड़े हुए होते हैं, और जो हील्स होते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। देन हम पटाउ सिंड्रोम में आते हैं, तो जितने भी फेस के, ठीक है, हेड की, फेस की, आईज की जितनी भी अबनॉर्मलिटीज है वो सबसे ज्यादा हमको पटाउ सिंड्रोम में दिखेंगे, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। देन आईज एक साथ फ्यूज होके एक सिंगल आई वाला बेबी भी हमको दिख सकता है, और सीवियरली मेंटल रिटार्डेड रहते हैं पटाउ सिंड्रोम वाले बेबीज। क्लियर हुआ ऑटोजोमल डिफेक्ट पूरा? पक्का इसी तरीके से याद रहेगा, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, पटाउ सिंड्रोम बोला, हाँ पूरा का पूरा जो बच्चा है उसके फीचर्स के साथ आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए, कभी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्राई डू चैट सिंड्रोम इज ड्यू टू डिलीशन इन्वॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट वहां से डिलीट हो गया। एज आई सेड, क्रोमोसोम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट आर्म होता है, ठीक है, और एक लॉन्ग आर्म होता है, ठीक है। तो एक ये शॉर्ट आर्म होता है, इसको हम पी बोलते हैं, और लॉन्ग आर्म होते हैं, मेघा इज आस्किंग पटाउ का सर्वाइवल रेट। देखिए पहली बात तो ऐसा है, सारे ही सिंड्रोम्स का जो सर्वाइवल रेट है ना वो कम ही होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे पटाउ सिंड्रोम का पता नहीं है, बट मैं ढूंढ के आपको पक्का बताऊंगी। देन जो एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें हमने सर्वाइवल रेट को इसलिए इन्फॉर्म किया क्योंकि सॉरी इंक्लूड किया बिकॉज सबसे कम सर्वाइवल रेट एडवर्ड सिंड्रोम का है, ठीक है। बाकी सिंड्रोम्स का अगर सर्वाइवल रेट चाहिए है तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक, ठीक है मेघा। मुझे एज सच पटाउ का सर्वाइवल नहीं पता है कि कितना होता है, बट इतना जरूर पता है कि सारे ही जेनेटिक कंडीशन का, स्पेशली सारे ही सिंड्रोम्स का सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं रहता है, ठीक है मेघा। ओके, देन शॉर्ट आर्म में पी रहता है एंड यहाँ पे लॉन्ग आर्म में क्यू रहता है, ओके। सो क्राई डू चैट सिंड्रोम किसके वजह से होता है, कौन सी चीज डिलीट हो जाएगी या आधा रह जाएगा जिसके कारण क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है? 5p से, 5q से, 15p से, और 15q से। प्रिया सिंह ए एंड सी में कंफ्यूजन है, बट इतना पक्का है कि शॉर्ट आर्म का ही कंडीशन है ये, ओके। चलो प्रिया ने हमारी एक चीज सॉल्व कर दी, 5p या फिर 15p में से एक आंसर है, ओके। अभी आंसर कीजिए सभी। yes, all are going correct only, it is 5p। सी, पी क्यू, इसमें क्यों 5p होता है, बिकॉज हाफ डिलीट होता है। कितना डिलीट होता है? हाफ, ओके। अब ये क्राई डू चैट सिंड्रोम क्या है, क्राई से याद रखिए, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ओके। तो इस कैट में से ना एच को हटा दो और थोड़ा सा राइमिंग्स की तरफ जाइए। क्राई डू चैट सिंड्रोम में ना बेबीज क्राइंग लाइक अ कैट, बिल्ली कैसे रोती है उस तरीके से यहाँ पे बच्चे रोते हैं। सी, cry do chat syndrome, it results from a total or partial deletion on the short arm of the chromosome number 5। क्रोमोसोम नंबर जो 5 होता है उसकी जो शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, वो या तो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा या फिर हाफ डिलीट होने की वजह से क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है, ठीक है। अगेन इसके भी क्लिनिकल फीचर्स, माइक्रोगेंथिया और मैल ऑक्लूजन। मैल ऑक्लूजन किसके वजह से होगा? माइक्रोगेनेंथिया। माइक्रोगेंथिया क्या है? स्मॉल जॉ, जो जॉ है
वो बहुत ही छोटा है, जिसके वजह से वहां पे मैल ऑक्लूजन होगा। ठीक है, मैल ऑक्लूजन मीन्स क्या है, जो टीथ है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होंगे, मैल फॉर्म रहेंगे, जिसके वजह से मैल ऑक्लूजन रहेगा। देन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, अगेन क्राइडोचैट सिंड्रोम में भी होता है, कैट लाइक क्राई रहता है। माइक्रोसिफेली, राउंड फेस रहेगा एंड लो सेट ईयर्स, एपिकेंथल फोल्ड्स रहेंगे। देन हाइपोटोनिया, यहाँ पे भी मसल की जो टोन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, हाइपर टेलोरिज्म, हाइपर टेलोरिज्म क्या होता है ना, देखिए ये जो गैप है, दिस गैप ब्रिज, ये गैप ना बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये वाली गैप में जो है ना बहुत ज्यादा वाइड गैप होने की वजह से इसको हम बोलते हैं, वाइड गैप जो रहती है बिटवीन दिस, दोनों भी आईज के ऊपर का जो थोड़ा सा शाफ्ट है ना उसके बीच में बहुत ज्यादा वाइड गैप होने की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेलोरिज्म। ठीक है, एंड मेंटल रिटार्डेशन, हियर आल्सो मेंटल रिटार्डेशन विल बी हियर, बट हाइपर टेलोरिज्म जो है ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड कैट लाइक क्राई। ठीक है, और ये किसके वजह से होता है, पार्शियल डिलीजन ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5। इसी की तरह हमारा एक और कंडीशन था जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 में शॉर्ट आर्म में डिफेक्ट होता था, जो था सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्राइडो-चैट सिंड्रोम से इतने क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं। मेघा सिंह, कैट आइज, यस कैट आइज भी रहती है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ फीमेल प्रेजेंट्स विद कैरियोटाइप 45। ठीक है, 45 टोटल जो है कैरियोटाइप आ रहा है, एक एक्स है और एक एक्स जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? यस, एवरीवन इज करेक्ट, इट इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हम देखते हैं आगे, क्योंकि इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ओके, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या है? एंड्रोजन का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनसेंसिटिव रहेंगे। ठीक है, एंड्रोजेंस अगर प्रोड्यूस भी हो रहे हैं तो उनका यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं होगा, हाइपोगोनाडिज्म होगा, प्यूबर्टी एज नहीं आती है, स्टेरिलिटी, ये सब कुछ इस सिंड्रोम में होता है। कैलमैन सिंड्रोम क्या है? अगेन इट ऑल्सो कॉजेज हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, साथ में इसमें कैलमैन सिंड्रोम में एक और चीज होती है, दैट इज इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, कैलमैन सिंड्रोम, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग, कैलमैन सिंड्रोम क्या होता है? इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल रहेगा, साथ में इसमें जो है हाइपोगोनाडिज्म होता है, जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी एज एक पर्टिकुलर एज में आनी चाहिए वो नहीं आती है, जो प्यूबर्टी है वो डिले हो जाती है। सो कैलमैन सिंड्रोम में क्या रहता है? इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल प्लस डिलेज प्यूबर्टी। अब हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। सी, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था एक चीज, कि जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है उसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्स क्या डिनोट करता है? फीमेल को। एक एक्स गायब हो गया तो क्या होगा, जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली होने चाहिए उसकी कमी आ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल और सेक्सुअल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसमें नहीं होंगे। सी, यहाँ पे कैसा रहेगा, एक तो शॉर्ट स्ट्रेचर रहेंगे। ठीक है, वेबिंग ऑफ नेक रहेगा लाइक दिस। ठीक है, देन ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस निपल्स। ठीक है, एकदम चेस्ट जो है वो बिल्कुल ब्रॉड रहेगा। ब्रॉड चेस्ट किसका रहता है? मेल्स का यूजुअली ये होता है। क्यूबाइटस वेल्गस, क्यूबाइटस वेल्गस क्या है? यूजुअली जो हमारे सेंटर से, ठीक है, ट्रंक अपने बॉडी से जो भी हैंड डिस्टेंस होता है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा अवे रहेगा। ठीक है, क्यूबाइटस वेल्गस मींस सिंपली आई कैन से जो हैंड्स है दे आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, दे आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द मिड लाइन। आप ये जो डिस्टेंस देख रहे होंगे ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, नॉर्मली इतना डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, पिगमेंटेड नेवी, यू कैन से कि जो बर्थ मार्क्स होते हैं उसके तरह एकदम पिगमेंटेड रहेंगे। देन लो पोस्टेरियर हेयरलाइन, ठीक है, यहाँ तक के जो है हेयर जो है प्रेजेंट रहेंगे, हेयरलाइंस। देन कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम में सबसे ज्यादा जो कंडीशन देखने मिलती है दैट इज कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा।
इट इज एलोसोम डिफेक्ट। ऑटोसोमल डिफेक्ट ऐसा कौन सा था जिसमें कार्डियक कंडीशंस देखने मिल रही थी? डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी 21, वो भी कौन सा? ASD। विच टाइप? ऑस्टियम प्राइमम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या देखने के लिए मिल रहा है? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। देन स्ट्रीक ओवरीज, इनफर्टिलिटी एंड अमेनोरिया। ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल का जो एक एक्स है वो कम हो गया है, ठीक है, एब्सेंट है, तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमको दिखेंगे। स्ट्रीक ओवरीज मतलब क्या होता है? अंडर डेवलप्ड ओवरीज, जिसके वजह से इनफर्टाइल हो सकती है वुमेन, अमेनोरिया हो सकता है, मेंसेस नहीं आएंगे। पेरिफेरल लिम्फ एडिमा एट बर्थ, ये सारी चीजें हमको किसमें प्रेजेंट मिलेगी? टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्लियर है। टर्नर सिंड्रोम और जो एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम था, इसको ध्यान में रखने का ना सबसे इजी ऑप्शन ये है, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है? एक एक्स फीमेल का कम हो रहा है, सो फीमेल के सारे ही फीचर्स जो है यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। क्लीन फिल्टर में क्या होगा? मेल का एक ही वाई है ना वहां पे, लेकिन एक्स वहां पे दो हो जाएंगे क्योंकि एक एक्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाता है, तो वहां पे मेल होने के बाद में भी उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। सो अब एक ना जीरो टर्नर सिंड्रोम, yes Meenakshi is saying 47 chromosome they, yes that comes under Klinefelter syndrome। अब हम ना एक जीरो टर्नर सिंड्रोम होता है, जीरो हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉल्स टर्नर सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम होता है नूनैन सिंड्रोम। अगर हम हमारे टर्नर सिंड्रोम जो कि अभी हमने जस्ट देखा और नूनैन सिंड्रोम का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस है या फिर ऐसे क्या सिमिलैरिटीज है जिसके वजह से नूनैन सिंड्रोम को जीरो टर्नर सिंड्रोम भी दिखते हैं, सॉरी न्यूनन सिंड्रोम को जीरो टर्नर सिंड्रोम भी बोलते हैं, दे आर समहाउ सिमिलर ओनली। देखिए अगर हम पैरामीटर से बात करते हैं, जो टर्नर सिंड्रोम है वो यूजुअली किसको अफेक्ट करता है? ऑब्वियसली फीमेल्स को, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स जो है वो एब्सेंट हो जाता है। नूनन सिंड्रोम जो है ये दोनों जेंडर को हो सकता है, ठीक है। देन आईक्यू जो है हमारे टर्नर सिंड्रोम में जो है ना वो नॉर्मल रहता है, आईक्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नूनन सिंड्रोम में इट विल बी लो। देन गोनाडल डिफेक्ट अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली टर्नर सिंड्रोम में हमको स्ट्रिक ओवरीज दिखेंगी, यूजुअली अफेक्टिंग फीमेल्स। एंड नूनन सिंड्रोम में जो है ना हमको क्रिप्टोकॉर्चिडिज्म ज्यादा दिखता है। व्हाट इज क्रिप्टोऑर्चिडिज्म? क्रिप्टोऑर्चिडिज्म मैंने पढ़ाया था, व्हाट इज क्रिप्टोऑर्चिडिज्म? बताइए क्रिप्टोऑर्चिडिज्म क्या है? yes it is undescended testes, good Snehal। then last is मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट कौन सा होता है? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा एंड बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। देन नूनैन सिंड्रोम में क्या होता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। देखिए आपको जीरो टर्नर सिंड्रोम और यानी कि नूनैन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों के ही डिफरेंसेस पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट मेक्स डिफरेंट टर्नर सिंड्रोम फ्रॉम द नूनैन सिंड्रोम, व्हाट मेक्स डिफरेंस टर्नर सिंड्रोम फ्रॉम द जीरो टर्नर सिंड्रोम। सो यू शुड नो कि टर्नर सिंड्रोम जो है मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को अफेक्ट करता है, बट नूनैन सिंड्रोम दोनों जेंडर्स को अफेक्ट कर सकता है इक्वली, ठीक है। आईक्यू जो है वो टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल रहता है, जबकि नूनैन सिंड्रोम में कम हो जाता है आईक्यू लेवल बच्चों का। गोनाडल डिफेक्ट अगर हम देखते हैं तो टर्नर सिंड्रोम में जो है स्ट्रिक ओवरीज रहती है, अंडर डेवलप्ड ओवरीज रहती है, इनफर्टाइल हो सकती है, कंप्लीटली फीमेल को अफेक्ट करेगी। देन नूनैन सिंड्रोम क्या है ना, यूजुअली मेल्स को अफेक्ट किया जाता है। क्रिप्टोऑर्चिडिज्म दैट इज अनडिसेंडेड टेस्टिस हमको देखने के लिए मिलेगी। मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देन पल्मोनरी स्टेनोसिस कम्स अंडर नूनैन सिंड्रोम। ओके क्लियर है? ठीक है, देन हमारा एक सिंड्रोम बच गया है, दैट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ऑलरेडी एज आई सेड इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो है एक एक्स ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ पे फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स ना हमको ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। लोअर आईक्यू देन सिप्स, ठीक है, जो सिबलिंग लोअर आईक्यू रहेगा सिबलिंग से। देन टॉल स्ट्रेचर, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा था? शॉर्ट स्ट्रेचर, यहाँ पे क्या होगा? टॉल स्ट्रेचर। पुअर मसल टोन रहेगी, रिड्यूस्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वैसे ही यहाँ पे कम हो जाएंगे। देन गायनेकोमेस्टिया,
मेल ब्रेस्ट का साइज जो है वो एनलार्ज रहेगा, स्मॉल टेस्टिस रहेंगे, इनफर्टाइल मींस वी कैन से कि स्टर्लिटी हमको यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती है। देन फ्रंटल बैंडलेस एब्सेंट, ये जो यहाँ पे उभरा हुआ भाग रहता है वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। देन टेंडेंसी टू ग्रो फ्यूअर चेस्ट हेयर्स, बहुत कम चेस्ट हेयर्स रहेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न रहेगा, स्मॉल टेस्टिकुलर साइज रहेंगे, लॉन्ग लेग्स रहेंगे, वाइड हिप्स रहेंगे, नैरो शोल्डर्स रहेंगे, पुअर बियर्ड ग्रोथ रहेगी, ठीक है। ये जो वाइड हिप्स है मतलब क्या, यहाँ पे ये इस तरीके का पोर्शन यूजुअली फीमेल्स का रहता है, ठीक है। तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में दिखेंगे बिकॉज हियर 1x इज गेटिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। सबको समझ में आया? सो अब मुझे आप बताइए, सिंड्रोम्स को लेके किसी को कुछ क्वेरी है? पक्का सिंड्रोम्स अच्छे से क्लियर हो गए, डाउट्स समझ में आया, रिवाइज हो गया है? अगर आप इस ही स्लाइड्स को एक बार और फिर से भी देखोगे ना तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि बहुत ही सिंगल सिंगल लाइन में मैंने लिखा है, मेरा पेन वर्किंग नहीं था, डेट्स वाई मैंने ये ऐसा काइंड ऑफ पीपीटी आप लोगों के लिए फॉर्म किया, अदरवाइज लास्ट क्लास की जैसे हो जाता। सो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था। आई टुक ओनली द एमसीक्यू क्लासेस, आई होप ऑल द एमसीक्यू क्लासेस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप लोगों के डाउट्स जो बच गए थे शायद वो क्लियर हो गए होंगे, रिवीजन एक हो गया होगा आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, स्टडी वेल, फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल।